छात्रों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व के बारे में चर्चा की थी। अब हम आज पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तथा उद्योग का संतुलन की बात करेंगे। हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं। इन फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। फर्म तथा उद्योग के संतुलन का अध्ययन हम दो अवधियों के अंतर्गत करते हैं, अल्पकालीन संतुलन तथा दीर्घकालीन संतुलन। अब बात आती है कि फर्म किसे कहते हैं, अर्थात फर्म का अर्थ क्या है। तो प्रोफेसर वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। फर्म के संतुलन का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होती है, उत्पादन में कमी करने की या वृद्धि करने की उसमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यह अवस्था उस समय होगी जब या तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे या फर्म को होने वाली हानि न्यूनतम होगी। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। प्रोफेसर कोत्सानी के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि फर्म के संतुलन की शर्तें। एक फर्म के संतुलन की जो मुख्य शर्तें बताई गई हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अधिकतम लाभ। एक फर्म का लाभ कुल आय अर्थात TR तथा कुल लागत अर्थात TC के अंतर के बराबर होता है। इसलिए एक फर्म के संतुलन की शर्त यह है कि लाभ अर्थात लाभ बराबर TR माइनस TC अधिकतम होने चाहिए। यहाँ जो लाभ को है ना पाई के चिन्ह से भी व्यक्त किया जाता है। दूसरी शर्त है सीमांत लागत तथा सीमांत आगम बराबर होनी चाहिए, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसे हम MC इक्वल टू MR भी बोलते हैं। तीसरी शर्त सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटती हुई होनी चाहिए। और अंतिम स्थिर लागतों की न्यूनतम हानि। अल्पकाल में एक फर्म तभी उत्पादन करेगी जब कुल आगम कुल परिवर्तनशील लागत से कम नहीं होता। अन्य शब्दों से में स्थिर लागतों की न्यूनतम हानि फर्म उठा सकती है। संक्षेप में एक फर्म उस समय संतुलन होगी जब वह न्यूनतम हानि उठा रही हो। फर्म के संतुलन निर्धारण के उपरोक्त नियम शर्तें सभी बाजार स्थितियों अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में लागू होते हैं। एक फर्म के संतुलन की उपरोक्त शर्तों को दो विधियों द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहली है कुल आय तथा कुल व्यय विधि और दूसरी है सीमांत आय सीमांत व्यय विधि। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अधिकतम लाभ या संतुलन की स्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता प्रतियोगी फर्म कीमत लेने वाली होती है, परंतु वह क्या कीमत लेती है। एक फर्म वह कीमत लेती है अर्थात उस कीमत पर अपना उत्पादन बेचती है जो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे इस चित्र में बताया गया है कि एक उद्योग के अंतर्गत DD मांग वक्र है, SS पूर्ति वक्र है और दोनों E बिंदु पर संतुलन में हैं, अर्थात साम्य बिंदु E है। इस साम्य बिंदु पर OQ उत्पादन और OP कीमत है। अब ये OP कीमत है एक फर्म के लिए दी हुई मान ली जाती है। जैसा कि चित्र में बताया गया, OP कीमत पर
एक फर्म के लिए जो मांग वक्र है वह पीपी है, जो ओ एक्स अक्ष के समांतर है, और यह ए आर और एम आर को भी व्यक्त करता है। अब यही फर्म का मांग वक्र है। इस दी हुई कीमत पर एक फर्म चाहे जितनी वस्तुएं मात्रा बेच सकती है, वह कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। संक्षेप में हम बात करें तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। फर्म को केवल यह निर्धारित करना पड़ता है कि उसे प्रचलित कीमत पर लाभ अधिकतम करने के लिए कितना उत्पादन करना है। फर्म के लाभ को अधिकतम करने से संबंधित उत्पादन का अध्ययन संतुलन की दो समय अवधियों अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन में किया जा सकता है। जैसे हम बात करें फर्म का अल्पकालीन संतुलन। अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म का प्लांट स्थिर होता है। वह परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है कि उसको लाभ अधिकतम या हानि न्यूनतम हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फर्म दो विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करती है, जिसा कि हमने पिछले वाले पहले बता चुके हैं, कुल आगम तथा कुल पूर्ति। नंबर 1 विधि, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन की उस मात्रा को उत्पादन करेगी जिस पर उसके लाभ अधिकतम होंगे तथा हानि न्यूनतम होगी। इन दोनों स्थितियों का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अधिकतम लाभ, एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हैं। एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आगम में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है, अर्थात पाई इजकल टू टी आर माइनस टी सी। यहाँ पाई कुल लाभ, टी आर कुल आगम और टी सी कुल लागत को व्यक्त करती है। जैसा कि इस चित्र में भी इसको दर्शाया गया है। एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वह किसी वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन कर रही होती है जिस पर कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर अर्थात कुल लाभ अधिकतम होंगे। इस स्थिति को इस चित्र के द्वारा हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर लागत और लाभ प्रकट किए गए हैं। टी आर कुल आय वक्र है। यह वक्र एक सीधी रेखा है जो प्रारंभिक बिंदु ओ से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर उठ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि किसी वस्तु की कीमत स्थिर है। यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में संभव है। टी सी कुल लागत वक्र है। टीपीसी वक्र कुल लाभ का वक्र है। इन दोनों के मध्य जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होगा वहाँ पर संतुलन। जब फर्म OM1 से कम उत्पादन करती है तो उसको हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि O से M1 तक TC वक्र TR वक्र के ऊपर है, अर्थात कुल लागत कुल आगम से अधिक है। इसको हम संकेत में लिखें तो TC इज ग्रेटर देन TR। दूसरा, यदि फर्म OM1 मात्रा का उत्पादन करती है तो फर्म की हानि शून्य हो जाएगी तथा उसके कुल लाभ भी शून्य होंगे, क्योंकि इस स्थिति में कुल आगम तथा कुल लागत बराबर है। अर्थात अर्थशास्त्रीय भाषा में बिंदु ए को जहाँ पर फर्म के कुल लाभ शून्य तथा हानि भी शून्य, सम विच्छेद यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। M1 से M2 के तक के उत्पादन के किसी स्तर पर भी फर्म को लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में कुल आगम कुल लागत से अधिक है, अर्थात TR इज ग्रेटर देन TC है। तथा M2 बिंदु पर फर्म के लाभ शून्य हो जाते हैं, अतः बिंदु B को भी ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। बिंदु B के पश्चात TC वक्र TR वक्र के ऊपर की ओर उठने लगती है। इस रेखा चित्र से पता चलता है कि जब फर्म OM मात्रा का उत्पादन करती है तो TR TC का अंतर RS अधिकतम है। TPC वक्र से ज्ञात होता है कि उत्पादन की OM मात्रा पर फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन की OM मात्रा के पश्चात TPC वक्र नीचे की ओर गिरने लगती है। OM मात्रा पर कुल लाभ अधिकतम है, अतः इस मात्रा को उत्पादन करने पर फर्म की स्थिति में होगी, यानी कि संतुलन तभी होगा। और अब बात करें न्यूनतम हानि की, तो इस चित्र से दूसरे वाले चित्र में
न्यूनतम हानि की स्थिति को प्रकट किया गया है। टीसी कुल लागत वक्र तथा वीसी परिवर्तनशील लागत है। टीआर कुल आगम वक्र है। टीआर वक्र वीसी वक्र को बिंदु बी पर छू रही है। इससे ज्ञात होता है कि फर्म को केवल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो रही है तथा उसे स्थिर लागत की हानि हो रही है। यह हानि ए बी या ओके अर्थात एफ सी इजकल टू टी सी माइनस वी सी के बराबर है। एफ सी का मतलब फिक्स कॉस्ट है। यहाँ स्थिर लागत ए बी की हानि न्यूनतम होती है जो फर्म को उस समय भी उठानी पड़ेगी जब वह अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद करती है। तो ये हुआ टी आर और टी सी वाला फॉर्मूला। दूसरा जो मेथड है वह सीमांत आगम सीमांत लागत विधि कहलाती है। फर्म के संतुलन की स्थिति को ज्ञात करने का दूसरा और अधिक प्रचलित तरीका सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु की एक अधिक इकाई का विक्रय करने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीमांत आगम सीमांत लागत की तुलना करती है। यदि सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक है अर्थात एम सी इज ग्रेटर देन एम आर इज ग्रेटर देन एम सी है तथा सीमांत लागत बढ़ रही है तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। एक फर्म तब तक उत्पादन करती जाएगी जब तक सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक होता है अर्थात एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में उत्पादन की प्रत्येक इकाई की बिक्री से प्राप्त आय प्रति इकाई लागत से अधिक है, इसलिए उत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के कारण लाभ में वृद्धि होगी। सीमांत लागत बढ़ते रहने पर यदि सीमांत आगम सीमांत लागत से कम है एम आर इज लेस देन एम सी तो फर्म अपने उत्पादन में कमी करेगी। ये पहले वाले का ठीक उल्टा है। यदि सीमांत तीसरा है सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है तथा सीमांत लागत बढ़ रही है तो फर्म ने संतुलन उत्पादन की स्थिति प्राप्त कर ली। अर्थात हमने जो पहले चर्चा की थी कि एक फर्म के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वह स्थिति आएगी। यहाँ हम देखते हैं कि एम सी इजकल टू एम आर हो, ये आवश्यक शर्त है। इसे हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं। और एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, यह सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इसको पर्याप्त शर्त कहते हैं। जहाँ एम सी एम आर है वहाँ एम सी का ढलान धनात्मक होना चाहिए अर्थात एम सी ऊपर की ओर बढ़ती होना चाहिए। संक्षेप में लाभ के अधिकतम होने की पहली या आवश्यक शर्त यह है कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो तथा पर्याप्त शर्त है कि यह कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है, वहाँ एम सी वक्र का ढलान धनात्मक होगा। लाभ को अधिकतम करने के लिए इन दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। फर्म के संतुलन की उपरोक्त दोनों शर्तों को हम इस चित्र के द्वारा समझा सकते हैं कि पीपी रेखा औसत आगम अर्थात ए आर तथा सीमांत आगम एम आर को प्रकट करती है। इस रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि सीमांत लागत एम सी सीमांत आगम वक्र पीपी को दो बिंदुओं ए तथा ई पर काट रही है अर्थात इन दोनों बिंदुओं पर एम सी एम आर है। बिंदु ए से पता चलता है कि फर्म ओ एन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। फर्म ओ एन से ओ एम तक जितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती जाएगी सीमांत लागत सीमांत आगम से कम होती जाएगी तथा फर्म के लाभ बढ़ते जाएंगे। अतः बिंदु ए संतुलन की अवस्था को प्रकट नहीं करेगा। इसके विपरीत बिंदु ई से पता चलता है कि फर्म ओ एम मात्रा का उत्पादन कर रही है। यदि फर्म ओ एम से अधिक उत्पादन करेगी तो फर्म की सीमांत लागत एम से सीमांत आगम से अधिक हो जाएगी तथा फर्म को हानि उठानी पड़ेगी। अतः ये फर्म बिंदु ई पर संतुलन की स्थिति में होगी। यहाँ पर दोनों शर्तें
पूरी हो रही हैं। हम जानते हैं कि बिंदु ई पर एम सी इजकल टू एम आर है और एम सी वक्र का ढाल धनात्मक है, अर्थात एम सी ऊपर की ओर बढ़ती हुई है, तो बिंदु ई संतुलन का बिंदु होगा। इस बिंदु पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा एक फर्म के लिए। ठीक है, यहाँ आज इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू।